हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे केजीएफ। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते रहे। गाइस, हम बहुत मेहनत करते हैं एक मूवी को अपलोड करने में, इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1981 में और यहाँ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रमिका एक आदमी का डेथ वारंट साइन कर रही है, ये बोलकर कि वो एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल है और किसी को भी उसके बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। ये बात हो रही है मूवी के मेन हीरो की, जिसका नाम है रॉकी। इसके बाद हमें सीधा 2018 का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट आनंद को दिखाया जाता है जो एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी की पूरी ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं। गवर्नमेंट उस बुक को बैन कर देती है और उसके सभी ऑफिस को भी जला दिया जाता है। उस बुक की आखिरी कॉपी किसी तरह से एक न्यूज़ चैनल वालों के हाथ लगती है। वो न्यूज़ चैनल वाले आनंद का इंटरव्यू लेते हैं ये जानने के लिए कि उनकी बुक में कितनी सच्चाई है। उस बुक का नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब है खोया हुआ सोने का शहर। आनंद खुद ही उस किताब की कहानी बताना शुरू करते हैं। बात है 1951 में, जहां पर एक ही दिन में 2 हादसे हुए थे। हादसा नंबर 1 वो पैदा हुआ जो इंसानी दुनिया का पूरा भविष्य बदलने वाला था। वहीं पर हादसा नंबर 2 कोलार डिस्ट्रिक्ट के बेरिया गांव के अंदर एक कुएं की खुदाई करते टाइम कुछ लोगों को चमकते हुए पत्थर मिले। उन चमकते पत्थरों की खोज करवाने के लिए कुछ सरकारी अधिकारियों को बुलाया गया तो वहां पर एक उस जगह का पावरफुल मैन यानी कि एक शक्तिशाली इंसान भी वहां पर पहुंचा। उसके पास वहां की सत्ता का पूरा दम था और जब उसे पता चला कि वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है बल्कि सोने की चट्टान है तो वो वहां पर मौजूद सारे अधिकारियों को जान से मरवा देता है और अब पूरी जगह का नाम देता है कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ। और अब उससे लाइमस्टोन कॉरपोरेशन के नाम सरकार से 99 सालों के लिए लीज पर उठा लेता है। वहीं अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है यानी कि 1961 में, जहां पर इस कहानी का मेन किरदार जिसका नाम था राजा कृष्णन अप्पा बेरिया, वो अपनी माँ के पास में आता है। वहीं पर नरेशन वॉइस में बताया जाता है कि 14 साल की उम्र में शादी करके 15 साल में एक बच्चे को जन्म देने के बाद में अपने पति को खो देना किसी एक बड़ी मुसीबत से कम नहीं होती है। और यहीं पर उसकी माँ की खराब हालत भी दिखाई जाती है क्योंकि वो कैंसर से जूझ रही थी। राजा की माँ अपने बेटे को सिर्फ एक ही बात अपने आखिरी शब्दों में कहकर जाती है कि तुम कैसे जियो उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर जब भी मरो तो कोई अमीर या ताकतवर इंसान बनकर ही मरना। और वहाँ पर राजा अपनी माँ से ये वादा करता है कि माँ मैं एक बड़ा और अमीर इंसान बनूंगा। वही एक तरफ उसकी माँ की डेथ हो जाती है और दूसरी तरफ अब वो कर्नाटका छोड़ देता है। वहीं पर उसे एक भिखारी मिलता है तो वो उससे कहता है कि तुम मुझे उदास लग रहे हो, तुम चाहते क्या हो? तो वो लड़का कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे एक बड़ा अमीर इंसान बनना है। तो वो भिखारी वहाँ एक रोड पर चलते इंसान का गला पकड़ लेता है और वो इंसान उसे वहाँ पर नोटों में पैसे देकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर भिखारी उससे एक बात कहता है कि हाथ से मांगने पर चिल्लर मिलते हैं और हाथ उठाने पर नोट मिलते हैं, यानी कि जिसके पास पावर है उसके पास पैसा है। और अब यही बात राजा के दिल में घर कर जाती है और फिर वो पहुंच जाता है मुंबई सपनों की नगरी में। स्टार्टिंग में उसके पास कोई काम नहीं होता तो वो लोगों के जूते पॉलिश करता है। वहाँ पर कुछ बच्चे उसे बताते हैं कि इस मुंबई का डॉन है शेट्टी, जिसके पास हर कोई जाना चाहता है और हर कोई उसके साथ काम करना चाहता है। शाम को घर लौटते वक्त वो सभी बच्चे जो जूते पॉलिश करते थे वो अपना पैसा असलम को आकर देते थे। तो वहाँ पर असलम का सेक्रेटरी असलम को कहता है कि यहाँ की पुलिस हमारे ऊपर आए दिन वसूली लगाते रहते हैं, तो अगर एक पुलिस वाले को सुलटा दे तो वो हमसे वसूली का पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन आखिर ये काम करेगा कौन? वहीं पर राजा अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि ये काम तुम्हारे लिए मैं करूँगा। तो असलम उसे कहता है कि नाम बड़ा रख लेने से कोई बड़ा काम नहीं कर पाता, हमेशा बड़ा काम करने वाला ही नाम कमा पाता है। और उस दिन से राजा का नाम हो जाता है रॉकी। तो वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले के सर पर खींचकर बोतल मार देता है और वहीं पर पुलिस वाला उसे ढूंढने लगता है। तो रॉकी सोचता है कि अपुन ने उसके सिर पर मारा, लेकिन उसको तो अपुन का नाम ही नहीं मालूम है, उसको अपुन का नाम पता होना ही मांगता। तो वो सीधा जाकर उसके सर पर एक और बोतल खींचकर मारता है और उससे कहता है कि मेरा नाम मत भूलना, मेरा नाम है रॉकी। वहीं से रॉकी की शुरुआत होती है। इस हादसे के बाद तो पुलिस रॉकी को कुत्ते की तरह ढूंढ रही
गई होती है। तो असलम जाकर शेट्टी से कहता है कि वो मेरा ही बच्चा था, मगर मैंने उसको पुलिस वालों को सिर्फ समझाने के लिए कहा था, सर पर मारने के लिए नहीं कहा था। तो वहाँ पर वो उसके बेटे को छुड़वा कर लाता है और उससे कहता है कि तेरा लड़का है तो तू उसका ध्यान क्यों नहीं रखता है। तो वहाँ पर रॉकी अपने मुंह से कहता है कि अगर गुंडा लोग को मारा तो पुलिस ढूंढती है, लेकिन अगर पुलिस को मारा तो तुम जैसा डॉन ढूंढता है। और जैसे ही शेट्टी उसका ये डायलॉग सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि मर्द अब इस गैंग में आ चुका है और वो उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। और यहीं से अब कहानी आगे बढ़ती है 1978 में, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि सूर्यवर्धन को अटैक आ जाने की वजह से वो कोमा में चला जाता है और वहीं पर उसके 5 पिलर्स जो कि पूरे काम में उसका साथ निभाया करते थे। नंबर 1 पर था कमल, जो कि वारका के अंदर सोना पिघलाने का काम करता था और वहीं से पिघला सोना भारत के चारों कोनों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में भेजा जाता था। ईस्ट को संभाला करता था एंड्रयू, वहीं पर वेस्ट को संभाला करता था शेट्टी, जिसके अंदर में मुंबई और गुजरात आया करते थे। वहीं पर नॉर्थ के अंदर हाथ पकड़ा हुआ था गुरु पांडियन ने, जिसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट था। वहीं पर साउथ में था राजेंद्र देसाई, जिसकी बेंगलोर के अंदर काफ़ी बड़ी टीम थी। जब ये बात उन पांचों को पता चलती है कि सूर्यवर्धन को अटैक आया है तो इस साम्राज्य को कौन संभालेगा, और अब हर किसी की नज़र नाराची गोल्ड फील्ड पर थी। नाराची का मतलब होता है सोनार का कांटा। नाराची एक कन्नड़ वर्ड है और इसका हिंदी मतलब होता है सुनार का कांटा, यानी कि तराजू के 2 पहलू, एक हल्का और एक भारी। अब यहाँ सूर्यवर्धन अपने बेटे और गरुड़ा और साथ ही अपने छोटे भाई अधीरा को बुलाता है और अब दोनों में से उसे तय करना था कि आखिर मेरे बाद में मेरा ये साम्राज्य कौन संभालेगा। तब वहाँ पर सूर्यवर्धन अपने भाई अधीरा को बुलाता है और कहता है कि अधीरा, आज तक तुमने जिस तरह से निस्वार्थ होकर मेरी सेवा करी है, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे बेटे गरुड़ा की भी इसी तरह से सेवा करो। और अब वो अपना पूरा साम्राज्य गरुड़ा को दे देता है। यहीं से गरुड़ा और अधीरा के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। कभी अधीरा उसे मरवाने की कोशिश करता है तो कभी गरुड़ा। इसके अंदर गरुड़ा पास हो जाता है और वो अधीरा को जान से मरवा देता है। मगर इनकी ये तकरार और इनके प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म कहाँ होने वाली थी। इनके सोने पर इस भारत के बाहर एक और शख्स की नज़र थी, जिसका नाम था इनायत खलील, जो कि दुबई के अंदर बैठा था और वो भी ये सारा सोना पाना चाहता था। इसीलिए इनायत खलील मुंबई के डॉन के अगेंस्ट में जो एक और डॉन था जिसका नाम था दिलावर, उससे हाथ मिला लेता है और दिलावर को कहता है, मैं दुबई से अपना सोना यहाँ मुंबई भेज रहा हूँ क्योंकि गोल्ड के भाव काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पूरा गोल्ड मार्केट में फैला दो। मगर मुंबई जब शेट्टी की थी और शेट्टी के पास में रॉकी था तो ये गोल्ड कैसे बिक सकता है। इसी वजह से अब रॉकी वहाँ पर दिलावर के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पिटता है और रोड पर इतना मारता है कि वहाँ उसे बचाने के लिए जो भी आता है वो भी डर कर भाग जाता है और उनकी बॉडी को उन्हीं दुबई से आने वाले जहाज़ों के सामने लटका देता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई और धंधा नहीं कर सकता। अब ये खबर आग की तरह फैलने लगती है और अब ये बात पहुंच जाती है एंड्रयू तक और एंड्रयू आकर शेट्टी से मिलता है और कहता है कि मुझे रॉकी से मिलना है। रॉकी से मिलने के बाद वो उसे एक काम देता है कि तुझे मेरे लिए बेंगलोर में आना पड़ेगा और तेरा काम मैं तुझे वहीं पर बताऊंगा। इसे देखकर जो लोग शेट्टी के गुलाम हुआ करते थे, अब वो सारे लोग रॉकी को सलाम करते हैं और अब इसी के साथ ही रॉकी पहुंच जाता है बेंगलोर, जहां पर उसे रोड पर नाचती हुई एक लड़की मिलती है जो काफ़ी मज़ेदार होती है और इस बेंगलोर के सबसे बड़े आदमी की बेटी है और उसका नाम है रीना। और यहाँ रॉकी उसे देखकर उसका दीवाना हो जाता है और वहाँ पर मौजूद लोगों से काफ़ी मारपीट करता है। ये बात जब कमल को पता लगती है कि रीना को किसी ने छेड़ा है, क्योंकि कमल रीना से प्यार करता था, तो वो उसके गुंडे भिजवा देता है रॉकी को पिटवाने के लिए। लेकिन रॉकी भी कोई कम नहीं है, वो उन सभी लोगों को कुत्तों की तरह मारता है और फिर उसी का ड्राइवर बन के उसी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। और फिर रास्ते में एक माँ पाव को लेकर रोड को क्रॉस कर रही थी, लेकिन किसी के वहाँ पर हॉर्न बजा देने की वजह से वो पाँव वही जमीन पर गिर जाता है और वो भूखी माँ अपने बच्चों को लेके पाँव के टुकड़ों की तरफ जाने लगती है, लेकिन हर कोई रोड से गुजर रहा होता है, इसी वजह से वो उस टुकड़े को उठा नहीं पाती। और ये सारा सीन वहाँ पर बैठा रॉकी देख रहा था और तभी वहाँ पर रॉकी कार से गन को नीचे करता है, तो जो भी लोग वहाँ पर चल रहे थे वो सभी के सभी वहाँ पर रुक जाते हैं। ये सारा सीन वहाँ पर बैठी हुई रीना भी देखती है। इसके बाद रॉकी गाड़ी से उतरकर उस माँ के पास आकर उस पाँव को देकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस भूख की क्या कीमत होती है, क्योंकि एक टाइम पर मैंने भी इस भूख का सामना किया था।
मगर तुम्हें इन लोगों से लड़ना होगा, अपने हक के लिए जीतना होगा। अगर तुम ये सब नहीं करोगी तो ये सब लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और तभी रोड पर रॉकी को वो ट्रक नजर आते हैं जिनके अंदर गोल्ड के बॉक्स थे। अब वो तो ये समझ रहा था कि शेट्टी के पास में जो माल आता है वो सीधा अफ्रीका से आता है, और जब उन डब्बों को खोलकर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सारा माल तो बेंगलोर से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि शेट्टी का जो पूरा माल गोल्ड का आ रहा है वो अफ्रीका से नहीं बल्कि इंडिया में ही बनता है और यहीं पर फैलता है। तो आखिर में इन सभी के पीछे है कौन, और ये गोल्ड का सारा माल एक्चुअल में है किसका? वो तो अभी तक ये सोच रहा था कि शेट्टी सबसे बड़ा गुंडा है, मगर अब उसकी नज़रों में आ चुका है कि शेट्टी से भी बड़ा कोई ना कोई तो है जिसका ये सारा माल है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है शाम का, जहाँ पर रीना एक पार्टी में थी और वहीं पर उसे छेड़ने के लिए वापस से रोक किया जाता है। मगर इस बार रीना फुल तैयारी में थी। वो कमल को कॉल करके अपनी पूरी टीम को वहाँ पर बुला लेती है। तो वहाँ पर कमल उसे चैलेंज देता है कि ये पूरी टीम तेरे सामने है, अब बस रीना को तू छू कर दिखा। अगर तूने इसे छू लिया तो ये तेरी, वरना तू यहाँ से तो गया। अब वहाँ पर सबसे पहले रॉकी उन सभी लोगों को देखकर वहाँ से पीछे हटने की कोशिश करता है, तो हर कोई चिल्लाने लगता है कि क्या हुआ, फट गई, ओ जा रहा है यहाँ से, और सभी हंसने लगते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो पेट्रोल टैंकर लेके आता है और उसे दीवार में ठोक देता है, जिसकी वजह से पूरी जमीन पर पेट्रोल ही पेट्रोल फैल जाता है। और फिर अपने सिगरेट जलाता है और फिर रीना के गाल पर हाथ रखने से पहले कहता है कि प्यार करने वालों पर लोग ज्यादा ही जलते हैं। फिर डायलॉग मारता है कि ट्रिगर पर उंगली रखने वाला हर कोई छोटा नहीं होता और लड़की पर हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता। फिर यहाँ जो रॉकी पर लोग हंस रहे थे, अब उन सभी की तो वोट लग जाती है। और अब यहाँ पर राजेंद्र देसाई भी पहुँच जाता है और कहता है कि ये वही बंदा है जिसको हमने गरुड़ा को मारने के लिए बुलाया है। कमल तो यहाँ से चला जा, हमको कुछ प्राइवेट बात करनी है। और अब सभी के बीच में एक प्राइवेट मीटिंग होती है जिसके अंदर वो चारों मिलकर गरुड़ा को जान से मरवाने की प्लानिंग करते हैं। तो वहाँ पर गुरु पांडियन कहता है कि गरुड़ा इतनी आसानी से नाराजी से बाहर नहीं आएगा, उसे बाहर बुलाने के लिए क्यों ना उसके पिता का एक बड़ा सा स्टैचू बनाया जाए, उनको सम्मान देने, तो उसे आना ही पड़ेगा और वहीं पर मौका मिलेगा हमें उसे जान से मारने का। तो वहाँ पर रॉकी कहता है कि ठीक है, ये काम आपका मैं कर दूंगा, बस एक बंदूक अरेंज करवा दो। और फिर गरुड़ा की एंट्री होती है। ये वो दिन था जहाँ पर उनके पिता सूर्यवर्धन का स्टैचू आप सभी के सामने रखी जाने वाली थी। और अब रॉकी भी तैयार था एक गन के साथ गरुड़ा को जान से मारने के लिए। मगर ये सारी प्लानिंग, ये सारा सब कुछ तो गरुड़ा को मालूम था, क्योंकि उसके आदमी तो इन सभी पर पहले से ही नजर रखे हुए थे। और जब वो इस स्टैचू से पर्दा हटाता है तो सूर्यवर्धन उसके पिता की नहीं बल्कि उसके खुद की सबसे बड़ी मूर्ति होती है। और फिर वो कहता है कि मेरे पिता ने इस साम्राज्य को बनाने के लिए तुम सब लोगों पर विश्वास किया, मगर मैं इससे भी बड़ा साम्राज्य बनाऊंगा। मैं चाहूँ तो मैं अभी भी तुम सब लोगों को जान से मार सकता हूँ, मगर मेरे पिता तुम पर विश्वास करते हैं, इसीलिए जिस दिन मेरे पिता यहाँ पर नहीं रहेंगे तो समझ लेना कि वही तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और यहाँ पर हर कोई यानी कि उन पांचों के दिल के अंदर डर बैठ जाता है कि ना जाने सूर्यवर्धन कब भगवान को प्यारे होंगे और गरुड़ा हमारे ऊपर बरस पड़ेगा। मगर तभी वहाँ पर रॉकी हाथ उठाता है और कहता है कि तुमने मुझे जिस काम के लिए यहाँ बेंगलोर बुलाया, उस काम को करे बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुमने मुझे गरुड़ा को मारने के लिए बुलाया था ना, तो समझ लेना कि अब उसका काम तो मैं ही तमाम करूँगा। और वहीं से अब वो नाराजी जाने का डिसाइड करता है। ये वो जगह थी जो किसी नर्क से कम नहीं थी, जहाँ पर जबरदस्ती गांव के लोगों को ला करके मजदूरी कराई जाती थी। करीब 20,000 मजदूरों के ऊपर 400 वहाँ के सैनिक सिपाही मौजूद थे, जो कि उनकी गलती करने पर उन्हें जान से मार दिया करते थे। दिन में 12 घंटे काम करवाया जाता था, जमीन में 900 फुट नीचे, वो भी उन लोगों के बीच में जो जानवर से कम नहीं थे, क्योंकि वो हर उस शख्स को मार दिया करते थे जो कि काम करने की हालत में नहीं होते। और यहाँ पर सबसे बड़ी 3 मुश्किलें थी। सबसे पहली तो व्हाइट लाइन, दूसरी वहाँ का दरवाजा और तीसरा था वहाँ का सैनिक अधिकारी जिसका नाम था वनराम। ये तीनों ही चीज़ें मौत से कम नहीं थी, क्योंकि जो व्हाइट लाइन को पार करता था उसे भी जान से मार दिया जाता, अगर कोई दरवाजे से बाहर निकलता तो उसे भी जान से मार दिया जाता, और अगर कोई सैनिकों पर आंख उठाकर भी देख ले तो उसे भी जान से मार दिया जाता था। रॉकी के वहाँ पर आ जाने से मानो वहाँ पर उन लोगों के दिल में एक उम्मीद सी जाग गई थी। वहाँ पर कुछ लोगों को तो ये लगता है कि यही हमारा मसीहा है और यही हमें यहाँ से निकालेगा। वही नाराजी में लाइमस्टोन के थोड़ी ही दूर में अब सूर्यवर्धन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें गरुड़ा दिखाई देता है।
वहाँ पर वो बंदी बनाए हुए लोगों को अपने सामने लेकर आता है और उन्हें खाने के लिए भरपेट खाना देता है। तो वहीं पर उसका एक और भाई जिसका नाम विराट है, वो लंदन में पढ़कर ही आया था। तो वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि ये लोगों पर इतना कुर्बान क्यों हो रहा है, ये तो वो लोग हैं जो गरुड़ा को मारने के लिए आए थे, तो ये उन्हें खिला पिला क्यों रहा है। तो वहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि आने वाली काली माँ की पूजा पर वो बकरों का नहीं बल्कि इंसानों को हलाल करने वाला है। और ये बात सुनते ही विराट को काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है कि एक तरफ तो जो इंसानों को खिला पिला रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, तो वही वो अपना मतलब पूरा होते ही उन्हें जान से मार डालेगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है KGF में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक अंधा बूढ़ा भी होता है जो काफ़ी टाइम से अंधा है, मगर वहाँ के सैनिकों को उसके बारे में पता नहीं होता। और गलती से एक दिन वहाँ वो बूढ़ा इंसान वहाँ पर एक चट्टान से टकरा जाता है। तो वहाँ के सैनिक को पता चल जाता है कि ये अंधा है और वो उसे कहता है कि ये बुढ़ाऊ हमारे सामने आ और पगड़ी उतार और उसे टोकरी में डाल। अगर तूने टोकरी में डाल दिया तो हम तुझे छोड़ देंगे, और अगर तू नहीं डाल पाया तो हम समझेंगे कि तू हमारे किसी काम का नहीं। और फिर उसकी पगड़ी ज़मीन पर गिर जाती है। इसी वजह से वहाँ पर उनका सैनिक जिसका नाम रुग्गा है, वो उसे पकड़कर मारने के लिए ज़मीन के अंडरग्राउंड में ले जाता है। यहाँ पर रॉकी इतने सारे जुल्मों को देखकर इतना मजबूत हो चुका था कि वो जानता था कि अब वो और गुनाहों को होते नहीं देख पाएगा, और ये जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो उन सभी का बदला लेगा। और वो लड़ने के लिए अपना हथौड़ा लेकर पहुंच जाता है सीधा रुग्गा को मारने के लिए, और वहाँ की लाइट्स को बंद करके एक एक सैनिकों को बहुत ही जबरदस्त मारने लगता है। और वहाँ पे सभी को मारकर उन सभी लोगों के अंदर अपनी एक पहचान बना लेता है, क्योंकि उसकी माँ ने एक बात कही थी कि अगर तुम अकेले लोगों की हेल्प करने के लिए खड़े हो तो 1000 लोग तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन अगर 1000 लोग तुम्हारी मदद करेंगे तो समझ लेना कि पूरी दुनिया अब तुम्हारी मदद करने के लिए सामने आएगी। और यहाँ KGF में 20,000 मजदूर होते हैं और वो उसके एक बार कहने पर जान तक देने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और अब वो दिन आता है जिस दिन माँ काली की पूजा होने वाली थी। और वो दूसरी तरफ KGF में मेंटेनेंस रूम के थ्रू वहाँ पर रॉकी को पता चल चुका था कि कौन से टनल में जाने से वो सीधा नाराजी के गरुड़ा वाले घर में पहुँच सकता है। एक तरफ तो गरुड़ा माँ काली की पूजा करने के लिए निकला था, वहीं पर उसका सैनिक वनराम पूरे घर में अंदर ढूंढता है कि कहीं पर वो इंसान यहाँ पर तो नहीं आया जिसने हमारे बाकी के लोगों को जान से मारा है। यहाँ गरुड़ा अपने उन्हीं 3 लोगों को हलाल करने लगता है जिनकी बलि देने के लिए उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो 2 लोगों को काटता है, वहीं पर दूसरी तरफ वनराम को पता चलता है कि तीसरा शख्स तो यहाँ नाराची में मरा पड़ा है। तो आखिर वहाँ पर जो तीसरा शख्स है वो कौन है? और वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि रॉकी निकलता है, जो कि उसी की तलवार से उसी का गला काट देता है। और यहाँ पर नाराची के मेन विलन की मौत हो जाती है। अब एक तरफ तो 400 गार्ड्स जो चाहते तो बंदूक से उसे मार सकते थे, लेकिन जो 20,000 मजदूर अब उसके साथ थे उनकी वजह से वो 400 ऐसा नहीं कर पाते। और अब ये पूरा नाराची यानी कि पूरा कोलार गोल्ड फील्ड अब रॉकी का हो चुका था। और इसी के साथ इस मूवी का चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अगर इसका सेकंड पार्ट नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। और साथ ही आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।